ऑलमोस्ट जितनी भी गैलेक्सीज हैं बड़ी साइज़ की मिल्की वे जैसी या बड़ी, उन सब के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, राइट? लाइक एंड और वो उसकी एक मास की रिलेशन है कि जितनी बड़ी गैलेक्सी मास में उतना बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल। और बहुत बड़ा पजल जो था वो ये था कि क्या गैलेक्सीज पहले बनी और उनके बीच में ये ब्लैक होल्स बाद में आए, या ब्लैक होल्स पहले बने और उनके गिर्द ये गैलेक्सीज बनी। जहाँ हम हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हमें बहुत मुश्किल से एक दो गैलेक्सी मिलेंगे या barely कुछ दिखेगा, वहाँ हम dozens and dozens of galaxies खोज पा रहे हैं. And not only galaxies, साथ में बहुत सारे black holes भी हैं. तो that is the major surprise from the last 3 years. कि जहाँ हमारे पूरे मॉडल्स ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर हम बहुत मेहनत करेंगे और एकदम एक दो तीन साल के लिए कंटिन्यूस डेटा लेते जाएंगे, तो फिर गिर मर के परहैप्स एक दो चीज देखेंगे हमें ये एकदम एक्सट्रीम रेडशिफ्ट्स पे. What happened to these little red dot galaxies? मतलब ये है कि we are seeing them, okay, early universe में, मगर obviously they evolved into something which is present later on, right? So एक तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल जो है वो ये है कि when you said कि these are a new type of objects, what are those? I mean, like, इनकी what do we speculate कि वो क्या objects हैं? So just by analogy, when you look at the data that comes out of these little red dots, they look like one star, like a single star, like the sun, but placed at the beginning of time, at these very very early times and very very far away. तो इसकी वजह से काफी फील्ड में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है. जो स्पेशल ब्लैक होल फिजिक्स हमें दिख रही है ये लिटिल रेड डॉट्स में, वो कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड है ना. So this is why all the astronomers are so excited, right? Like it is very rare that you find like a completely new astrophysical object, right? Like imagine the people who found the first type of white dwarfs or neutron stars, yeah, pulsars, yeah, fast radio bursts. ये नए categories of objects जब पहले पहले discover हुई थी, उनके around इतनी everyone was so excited, right? Like we want to know what are they. हेलो कायनातीज, ये है कायनाती चाय, और आज हमारे साथ हैं रोहन नायडू, जिनसे हमने 3 साल पहले, एंड आई वांट टू टॉक टू हिम अबाउट इट, लाइक बातचीत की थी अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अर्लीस्ट गैलेक्सीज, और उस वक्त जो है ज़्यादा पता नहीं था, तो फिर भी हमने इनसे बातचीत की, और आज हम ज़रा और पता करेंगे कि इन 3 सालों में क्या हमें और पता चला है। तो ज़रा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, पुरानी वाली वीडियो पे आप चेक करें, उसमें आपको लंबा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। आपकी दफ़ा आई शुड मेंशन कि ये अभी हेबल फेलो थे, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स इन एस्ट्रोनॉमी, इनकी अभी ख़त्म हुई हैं। नाउ ही इज़ अ पपलार्डू फेलो इन फिज़िक्स एमआईटी में, एमआईटी कावली इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पर वो मैसाचुसेट्स में हैं। हमारी जो है इस वक्त बहस इस चीज़ के ऊपर है कि हमारे पास ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है या इनके पास ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। आई थिंक राइट नाउ लास्ट स्नो स्टॉर्म, आई थिंक ये हमसे जीत गए। तो रोहन, वेलकम। Thank you for inviting me and having me. अच्छा, सो बर्फ़ की तो बात हो जाएगी, बहुत बर्फ़ पड़ गई, लेकिन आई थॉट कि लेट्स डाइव इनटू, वी टॉक्ड 3 साल पहले, और उस वक्त एक बड़ी खबर ये थी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इट इज़ फाइंडिंग गैलेक्सीज जो कि अनएक्सपेक्टेड है। ओके, लेट्स पुट इट दिस वे। सो अनएक्सपेक्टेड तो इज़ वन थिंग, मगर उस वक्त ये क्लेम था कि उनको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। Hmm. सो अब वी कीप ऑन हियरिंग, एंड आई शुड मेंशन फॉर ऑडियंस बाय द वे, ज़्यादातर जो पेपर्स आते हैं अबाउट द फार्देस्ट गैलेक्सीज, द मोस्ट अमेजिंग गैलेक्सीज, उनका कसूर जो है वो रोहन का है, क्योंकि ही इज़ यूजुअली द फर्स्ट ऑथर, तो वी आर डायरेक्टली गोइंग टू द सोर्स। तो आप बताओ कि व्हाट, अगर आपसे कहें कि ओके, सो इफ यू वर टू डिस्क्राइब कि अर्ली यूनिवर्स में व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग दैट यू हैव फाउंड सो फार? Um,
आपने ऑलरेडी इस बात पे थोड़ी टच कर यू ऑलरेडी टच्ड ऑन दिस दैट there's जहां हम हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हमें बहुत मुश्किल से एक दो गैलेक्सी मिलेंगे या barely कुछ दिखेगा, वहां हम dozens and dozens of galaxies खोज पा रहे हैं. And not only galaxies, साथ में बहुत सारे black holes भी हैं. तो that is the major surprise from the last 3 years. कि जहां हमारे पूरे मॉडल्स ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर हम बहुत मेहनत करेंगे और एकदम 1 2 3 साल के लिए कंटिन्यूस डेटा लेते जाएंगे, तो फिर गिर मर के परहैप्स एक दो चीज दिखेंगे हमें ये एकदम एक्सट्रीम रेडशिफ्ट्स पे. लेकिन ऑलरेडी ये लास्ट 3 इयर्स में हमने इतने डजन्स हंड्रेड्स ऑफ सोर्सेज कैटलॉग कर लिए हैं रेडशिफ्ट 10 के ऊपर ऑलमोस्ट. तो ये है मेजर सरप्राइज, बहुत सारे गैलेक्सीज और बहुत सारे ब्लैक होल्स. तो अगर आप इंटरनेट पे स्पेस रिलेटेड न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो ये ब्लैक होल्स के ऊपर लिटिल रेड डॉट्स का नाम सुना होगा आपने. तो ये लिटिल रेड डॉट्स हर जगह दिख रहे हैं हमें, और हमारे थियरीज को एकदम पुश कर रहे हैं कि ये क्या है ये चीज़. ये लिटिल रेड डॉट्स क्या चीज़ है, ये वेरी अर्ली लूमिनस गैलेक्सीज क्या चीज़ है. दीज आर द टू hot topics at the moment, जिसपे almost everyone जो इस फील्ड में है पेपर्स लिख रहे हैं इन दोनों टॉपिक्स पर. So if I can connect, ये जो तो लिटिल रेड डॉट्स के सिलसिले में, सो ये बाय द वे इसके सिलसिले में आई थिंक एक कायनाती कमेंट मौजूद है. मगर सो जो बड़ा क्वेश्चन था एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से, वो ये कि ऑलमोस्ट जितनी भी गैलेक्सीज हैं बड़ी साइज़ की, मिल्की वे जैसी या बड़ी, उन सब के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, राइट? लाइक एंड और वो उसकी एक मास की रिलेशन है कि जितनी बड़ी गैलेक्सी मास में उतना बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल. और बहुत बड़ा पजल जो था वो ये था कि क्या गैलेक्सीज पहले बनी और उनके बीच में ये ब्लैक होल्स बाद में आए, या ब्लैक होल्स पहले बने और उनके गिर्द ये गैलेक्सीज बनी. और ये तो चिकन एक ज़माने में एक चिकन एंड एग था, मगर लगता है कि उसका जवाब मिल गया. सो अब जो चीज़ें पता चली हैं, दिस इज़ वन ऑफ दोस साइंटिफिक मिस्ट्रीज. क्या हम कह सकते हैं कि नाउ वी नो विच केम फर्स्ट, के सुपरमैसिव ब्लैक होल एज अ सीड, या गैलेक्सीज पहले आई और फिर सुपरमैसिव ब्लैक होल बाद में बने? अभी भी वो काफी ओपन क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे टेलीस्कोप्स को ये the black holes that are already in place in their galaxies and that are outshining them, जो मतलब अपने गैलेक्सी से को के पूरे तारों से भी ज्यादा लाइट वो ब्लैक होल में बनती है. तो जो आउटशाइनिंग इफेक्ट ये है वो हमें थोड़ा ऐसा बायस करता है कि सिर्फ ये मतलब जो ब्लैक होल्स पहले बन गई वो सोर्सेज हमें इजीली डिटेक्टेबल लगती हैं, राइट? तो देयर कुड बी अ लार्जर पॉपुलेशन ऑफ इवन द स्मॉलर ब्लैक होल्स. बट द बिग ओपन क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी इज फॉर ऑलमोस्ट लगभग 30 साल के लिए हमें पता है कि अर्ली यूनिवर्स में मतलब एकदम कुछ शानदार ब्लैक होल फिजिक्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो अराउंड जो ब्लैक होल्स हैं वो इतने ज़्यादा मैसिव है कि अगर हम पूछें कि ये कौन से रेट पे ग्रो हो सकते हैं, मैक्सिमल रेट भी अगर हम एज्यूम करें अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस मॉडल्स, और उसको रिवाइंड करें क्लॉक को और पूछें कि अर्ली यूनिवर्स में कितना बड़ा था ये ब्लैक होल, अगर जो आज के रेट पे जो बढ़ रहा है अगर उसको सिर्फ हम रिवाइंड करके पूछें कि अर्ली टाइम्स पे कितना मैसिव होगा वो या कितने रेट पे बढ़ रहा होगा वो, तो एक काफी मतलब स्पेक्टेकुलर आंसर मिलता है हमें वो एक्सरसाइज से. तो इधर ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा मास से ऑलरेडी बॉर्न होते हैं, like they're born really massive already. Yeah, the other possibility is that they grow at a rate that is much faster than जो हमारे local universe में हमारे चारों ओर हमें पता है. तो one of those two possibilities has to like be true, or like some combination of them. तो finally जेम्स वेब से हमें evidence मिल रही है कि या ये बहुत ओवर मैसिव ब्लैक होल्स जो आप बता रहे हैं, चिकन एंड एग ऑलरेडी काफी मतलब हाई मास में फॉर्म हो रहा है. दैट इज वन थिंग दैट इज बिकमिंग क्लियर, कि बहुत सारे ये बड़े बड़े ब्लैक होल्स ऑलरेडी बहुत अर्ली टाइम्स पे मौजूद थे
और ये बहुत तेजी से भी मतलब फास्ट ग्रोथ रेट से भी ये इवॉल्व होके एकदम सुपर एडिंगटन एक्रीशन कहते हैं इसको, ये एकदम मतलब तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों थियोरीज हमें फाइनली इसके बारे में एविडेंस मिल रहा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से। सो लोगों के लिए लाइक यू नो जस्ट टू गिव एन आइडिया, सो अब जो जिस विंडो की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ द फर्स्ट फ्यू 100 मिलियन ईयर्स, राइट, कि बिग बैंग के बाद। सो वी आर टॉकिंग अबाउट के पहले, क्योंकि वी ऑलरेडी आर सीइंग, सो वी आर डिटेक्टिंग ये जो पहले ब्लैक होल्स हैं, या वी डोंट नो यस, कि इट्स द फर्स्ट वंस और नॉट, मगर अर्ली ब्लैक या होल्स एंड अर्ली गैलेक्सीज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पुश कर दिया है टू लुक एट 200 300 400 मिलियन ईयर्स राइट आफ्टर द बिग बैंग। या तो अगर कोई चीज़ हुई है, सो नाउ यू आर लुकिंग एट इट कि ओके दिस इज व्हाट वी कैन सी, दैट मीन्स के उससे कुछ पहले ये बनी होगी। सो योर विंडो इज वेरी टाइट या कि बिग बैंग के बाद 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एंड वी आर लुकिंग एट 13.5 13.4 बिलियन ईयर्स अगो, राइट, हाँ जी, रफली। हाँ हाँ जी ना, मैं यूजुअली एक्सप्लेन ऐसे हाँ करता हूँ कि हाँ यू आर मीटिंग समवन who is just about to retire, and you're trying to like, and that is our universe today, right? Like you're talking to someone at their retirement party and you're trying to like figure out what happened when they were, 1 to 5 years old, right? That's kind of the thing. You're trying to लव figure इट। out what this person looked like as a kid. हाँ हाँ हाँ। तो तो ये जो लेट्स कनेक्ट दिस, ये जो लिटिल रेड डॉट गैलेक्सीज का जो जिक्र किया, क्योंकि आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ दिस के शायद ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हों, नए किस्म के ऑब्जेक्ट्स हों, Yes. जो कि डायरेक्टली या तो ब्लैक होल में फॉर्म हुए फ्रॉम लार्ज गैस क्लाउड, या ये कोई और चीज़ें। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या मीन यू नो आर दीज समथिंग के छोटी गैलेक्सीज जो आउटशाइन हो रही हैं ब्लैक होल से, मगर इट्स जस्ट अ स्केल डाउन वर्जन, या ये Mhm. नए किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लोकल यूनिवर्स में हैं ही नहीं? हाउ डू यू सी दैट? Yeah, they very much all our hints are pointing to they are completely new. ये नए किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं जो लोकल यूनिवर्स में एक्सट्रीमली रेयर है। तो ये मतलब हर जगह हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को जहाँ पॉइंट करते हैं हमें एक लिटिल रेड डॉट मिल जाता है, लेकिन एकदम अर्ली यूनिवर्स में। लेकिन हमारे लोकल यूनिवर्स में, हमारे मिल्की वे के अराउंड, हम अगर पूरे स्काई को भी छान लें तो मे बी एट बेस्ट एक या दो एग्जाम्पल हमें पता है हमारे इमीडिएट नेबरहुड में। तो दे वेरी मच seem to be a very early universe phenomena, something that is special to the early universe based on our current data. एंड जो मतलब ये ब्लैक होल्स, जो स्पेशल ब्लैक होल फिजिक्स हमें दिख रही है ये लिटिल रेड डॉट्स में, वो completely unprecedented है ना। तो this is something that, this is why all the astronomers are so excited, right? Like it is very rare that you find like a completely new astrophysical object, right? Like imagine the people who found the first matlab type of white dwarfs or neutron stars, yeah, pulsars, या फास्ट रेडियो बर्स्ट, ये नए कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स जब पहले पहले डिस्कवर हुई थी, उनके अराउंड इतनी मतलब एवरीवन वाज सो एक्साइटेड, राइट? लाइक वी वांट टू नो व्हाट आर दे, what is their physics, like quasars for example in the 1960s. So हमारे colleagues जो है, they more senior colleagues are often drawing parallels to how, and जब quasars की discovery हुई थी, जो मतलब अब हमें पता है बहुत extremely massive black holes हैं, अराउंड 5-10 years के लिए काफी मतलब कंफ्यूजन था। लोग एक के बाद एक पेपर लिखते जा रहे थे कि मतलब क्या ये अजीब तरीके के तारे हैं, क्या ये मतलब ब्लैक होल्स हैं, क्या ये एकदम न्यू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो उनके अराउंड मतलब ये ब्यूटिफुल केओस और कंफ्यूजन साइंस में जो होता है, वो मतलब इट्स अ वेरी रेयर काइंड ऑफ मोमेंट. So that is what we are kind of undergoing with the little red dots right now, because हमारे पास जो भी data है, it's pointing towards this being completely like a new phase of black hole growth that we had never really seen before. Okay, so by the way, quasars के इसमें मुझे याद आया कि there was also this thing about white holes. At one point, they were also very popular. के black holes on one side and white hole on the other side. So anyway, didn't turn out to be correct. तो दो सवाल, okay, and these are
in some ways related. एक तो ये है कि what happened to these little red dot galaxies? मतलब ये है कि we are seeing them, okay, early universe में, मगर obviously they evolved into something which Yeah. is present later on, right? So एक तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल जो है वो ये है कि when you said कि these are a new type of objects, what are those? I mean, like, इनकी what do we speculate कि वो क्या objects हैं? Uh, Great questions, right? So the first question is that we think almost, as you said, हर गैलेक्सी में एक ब्लैक होल है ना. हर गैलेक्सी के सेंटर में एक supermassive black hole है. So based on हमारे मतलब based on the fact that we see these little red dots everywhere and they're so common, our current idea is that almost every massive black hole, once upon a time, उनके बचपन में it was a little red dot. And then you grow up and then you become like a massive black hole. So like kind of the early phases So of these their are childhood, normal. of their bachpan. So that would mean कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं जिनको हम कहेंगे कि okay, well, they were very different. They are just a phase जो कि हमारी जो बाकी Yes. गैलेक्सीज हैं, that's where the relevance comes in, क्योंकि हाँ बेसिकली अगर जी. हमने अपनी मिल्की वे की origins को देखना है, Yes. Yes. so it would be a little red dot. Yes, that's right. That's Ah, indeed what the signs are pointing to, because these are so common, and indeed, as you said, they have to go somewhere, right? Like they can't just disappear. right, मतलब एकदम ऐसे गायब थोड़ी ना हो जाएंगे. right. तो आज के यूनिवर्स में they will be found as our ordinary supermassive black holes जो हर galaxy में हमें मिलती हैं. Okay. So yeah, that was your first question. The second question is even more interesting. So how are these black holes different? How are these little red dots? Yeah. What makes them special? So our current best idea is that what makes these little red dots so special is that they're the black holes in them we think are completely covered by gas. So like imagine imagine taking a black hole and उनके ऊपर पूरी तरीके से हर डायरेक्शन से अगर उसको एकदम सराउंड कर दो, उसको एकदम डूब दो गैस में, एंड देन व्हेन यू हैव दिस स्पेशल फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन कि मतलब ब्लैक होल को एकदम जैसे इमेजिन पानी में डूब दिया, समुद्र में डूब दिया ब्लैक होल को, तो हर जगह से वो न्यू मटेरियल खा सकता है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो हमारे मिल्की वे में ब्लैक होल है. वो पूरी तरीके से ऐसे डूबा नहीं है, वो एक सिर्फ मतलब एकदम वेरी थिन डिस्क से उसको मटेरियल मिलता है. तो दैट सेट्स द रेट ऑफ हाउ फास्ट इट कैन ग्रो. People are familiar with Interstellar, so ज़्यादातर लोग जो है वो okay, Interstellar वाला जो हाँ black जी. hole है, like so it's like that, it's an accretion Yes, disk, मगर it's an right. accretion disk. Exactly. हाँ, Interstellar के black hole के जैसे almost all black holes हमारे मतलब जो मिल्की वे के अराउंड हमारे लोकल यूनिवर्स में आज जो black holes हैं वो इंटरस्टेलर के black hole की तरह है. बट ये black hole एकदम पूरी तरीके से डूबा हुआ है गैस में, टू द पॉइंट कि हम इनको black hole stars बुला रहे हैं, क्योंकि आप इमेजिन करो स्टार क्या चीज है. Star is just a nuclear reactor sitting in the center of this giant ocean of gas, right? So that's what a star is. If you think about what the sun is, हमारे सन को अगर देखो लेयर बाय लेयर, उनके सेंटर पे एकदम मतलब एनर्जी क्रिएट हो रही है न्यूक्लियर रिएक्शन से. लेकिन उनके तरह but what these nuclear reactions are powering is this giant structure of gas around it. So just by analogy, when you look at the data that comes out of these little red dots, they look like one star, like a single star, like the sun, but placed at the beginning of time, at like these very very early times and very very far away. तो इसकी वजह से काफी मतलब फील्ड में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, कि मतलब ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या मतलब अजीब सा डेटा है जो हमें एक अकेले तारे की तरह दिख रहा है, बट लाइक समथिंग लाइक 100 billion times brighter than the sun. So that's what kind of like the energy distribution looks like that you get out of these little red dots. So now our growing understanding is that at the center of these little red dots is this very special kind of black hole, like a black hole star, is what we are calling it. Or around it there still are
it's like a small galaxy. तो उसके जो Yes, आसपास है, we yes. cannot see it क्योंकि this is so bright कि we don't see this galaxy around it. मगर there is a small galaxy around it. There is a small जो galaxy. We see the galaxy also, like at हाँ different wavelengths, the galaxy outshines the black hole star, and at हाँ different wavelengths, the black hole star outshines the galaxy, which I see. produces again very बहुत मतलब एकदम unique signatures जो हमने मतलब पहले कभी नहीं देखे थे. तो आई मीन इन सम सेंस आप जो है वो मेंशन कर रहे थे क्वेज़ार्स की एनालॉजी 1960s में आई मीन इन सम सेंस इट्स इवन मोर क्लोजर एनालॉजी क्योंकि दैट्स व्हाट क्वेज़ार्स वर आई मीन लाइक यू नो कि या दोस वर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स around a galaxy and here it's the same thing except further back. Yes, but also in another way, right? Like if you think about why quasars are called quasars, I would argue that the little red dots are the real quasi-stellar objects, right? So That's you right. hit upon a very good point. So the That's little red dots are the real quasi-stellar objects. If the name was not taken, yeah. we would call these the quasars. Yeah, that was a good name. I agree with you. अच्छा, so one more question regarding this. ठीक है, ये तो हो गया. Black hole star, galaxy around, and we expect के over billions of years it grows into a bigger galaxy. ठीक है, जैसे हमारी Yeah. Milky Way या Andromeda या generally. Yes. Okay. Yes. वो जो black hole star है, वो कैसे बना? Very good question. Very much an active area of research. So we have some ideas. So very recently, last week, हमारे collaborator John Chisholm के साथ हमने एक paper लिखा था, which the idea there is that these black hole stars are forming in globular clusters. So the idea is जो मतलब early universe में हमें पता है Milky Way में बहुत सारे dense collections of stars are orbiting the Milky Way जिन्हें हमें हम ग्लोबुलर क्लस्टर्स कहते हैं एंड जो मतलब बहुत मेटल पोर ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं वी नो दैट दे ऑल फॉर्म्ड वेरी अर्ली इन द यूनिवर्स एकदम मतलब यूनिवर्स के फर्स्ट बिलियन इयर्स के विद इन ऑलरेडी तो ये पेपर में वी फ्लैश्ड आउट द आइडिया कि ये ग्लोबुलर क्लस्टर एनवायरनमेंट्स आर सो स्पेशल बिकॉज इनमें डेंसिटी ऑफ स्टार्स इज सो हाई कि imagine if you were living on one of those stars and you looked up at the night sky, you would see more points of light than points of darkness because that is how dense these objects are. So ऐसे type के objects में because the stars are so dense they often collide very often. The stars literally run into each other and you can form some very very massive we call them supermassive stars or very massive stars. Almost like 1 lakh times the mass of the sun. And so those type of objects would be a very good fit for like the black hole star formation channel is what we Are propose. those so if I can just interrupt you so ये जो बड़े stars हैं इतने बड़े सारे so you are saying कि वो globular cluster environment में potential क्योंकि इसमें density इतनी ज़्यादा है Yes. मगर I've also read about कि वो जो कहलाते हैं astronomy में population 3 stars या Yeah. pure hydrogen helium so are they the same or are they sort of like next generation stars how I mean I'm just trying to figure out this is really interesting. Yeah. I didn't know about the globular cluster connection because we know that globular clusters are really old. Like, so do you need globular cluster environment या वो जो first generation stars थे क्योंकि उसमें metals नहीं है और astronomy में metals anything above helium basically helium and lithium उनका size बड़ा हो सकता है. So how do you differentiate that or So तो एक clue है कि मतलब हर little red dot में we see lots of metals. Even in the very very early little red dots going back very far in time we see lots of iron. So जो iron के species है वो little red dot के data में हमेशा दिखती है. So that is one hint that it cannot be completely primordial. It could still be maybe some of the things that you're talking about, right? Like the POP3 stars, things that form जो मतलब Big Bang के gas से directly form होते हैं तारे. They may play a role in this, but at least when we observe these little red dots or these early black holes, we see lots of metals in them already, which like leads us to favor some of these other channels where like it's easier to produce a lot more complicated chemistry that we see in many of these objects because we see generally speaking if you go through your periodic table of chemistry
hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, and so on and so forth, right? As you go to the higher and higher elements to produce the ones with the higher atomic numbers, generally speaking, you need more time. You need, like, you need to form them in the inside the cores of the stars. You need to form them, through all these various processes. And so the fact that you already see so many metals with high atomic numbers in these objects hints that that you don't need एकदम मतलब जो बिग बैंग के बाद जो प्योर गैस से बड़े बड़े तारे फॉर्म हो सकते हैं they could also be ending up in black holes, but it doesn't need to be exclusively those sources. So this is so interesting. Okay, so I have other questions which I'm going to come to. मगर globular clusters के सिलसिले में, so we also have globular clusters that stayed as globular clusters, Yeah. right? And then you have globular clusters that may environments which ended up that. So उनमें difference क्या होगा between the two? Because we know, okay, I mean Milky Way में कितने हैं 150 roughly globular clusters. Yeah. And a lot of them are old metal poor globular clusters. So वो तो नहीं बने black hole उनके बीच में बड़े कम से कम. Yeah. We don't know. It's very difficult to, like, tell whether some of these globular clusters actually have a black hole in them or right, not. yes, It is extremely challenging. Even one of the most brightest objects that has the most exquisite data, Omega Centauri, finally, like this year, I think, last year there was, a very solid claim, and finally, I think, very clear evidence that there is a black hole in Omega Centauri. Right, and Omega Centauri is one of the closest globular clusters, Right, that is the brightest and most massive with the most exquisite data, and that's what it took to tell whether there really is a black hole at its center or not. And so for some of the more, like, for the vast majority of them, we do not have anywhere as beautiful of a data set to, like, really conclude whether there could be or couldn't be. But probably उनका size बड़ा होगा, the ones that you are thinking about, क्योंकि Yes. that turns into a galaxy, whereas these were globular clusters that orbited a galaxy, right? So I mean, Yeah, there would and be a there's also, scale like, difference. and they could also have been destroyed, right? Like, Right. and the black holes could have sunk to the center and merged with our black hole, right? So, like, many of these globular clusters that formed in the very early universe, वो हमारे साथ नहीं है आज. They become these, like, thin stellar streams, एकदम पूरी तरीके से disrupt हो जाते हैं. Right. Okay, so we're gonna keep it short. So, like, so one of the, but I do want to address another question. कि हम लोग जो हैं हम बात कर रहे हैं लिटिल रेड डॉट्स की, which are exciting, really interesting. मगर James Webb Space Telescope is also finding extended galaxies. Yeah. और अभी वो पेपर आया था platypus galaxies, like, that they don't fit into any kind of, they have complicated sort of, like, light in some sense. What we are seeing, they don't match up perfectly. So, and I know it's earlier on, that's why, like, I'll still ask you this question in a few years again. So how do we explain, so what is going on? मतलब ये है कि, okay, so little red dots can potentially explain galaxies later on that are like our own with supermassive black holes. Are these objects जो कि already extended objects हैं without a supermassive black hole, I mean, वो क्या बने, या it just happens to be कि they don't have a seed like that? So उनके क्या future के क्या चीज़ें, I mean, I'm just trying to figure out कि, okay, early universe में it's not कि we are only finding little red dots. That would be one thing if you look at, like, we're finding other objects too. Yeah. उनका No, it's क्या true. हुआ? So what are those objects? So there's some theories, right? So, like, we're still, like, very much in the early days of this. जो मतलब एकदम extremely bright, extremely जो luminous galaxies early times पे हमें जिसकी वजह से there's again so much excitement, जो आपके last podcast के time पे हमने चर्चा की थी इसके ऊपर. उनके बारे में काफी theories है. तो one is they could also be hidden little red dots, क्योंकि हम सिर्फ उनके UV डेटा को देख रहे हैं ना.
तो जो एकदम जो आपने जो बोला था, जो एक्सटेंडेड मॉर्फोलॉजी है, जो मतलब गैलेक्सी हमको सिर्फ all the light is not just coming from single point. एक point से पूरी light explain नहीं किया जा सकता है ये galaxy के light को. वो that applies to the optical wavelengths जो हमारे आंखों को दिखते हैं wavelengths को. लेकिन जो UV wavelengths में है, UV wavelengths में little red dots भी काफी extended होते हैं. So the point is that we could be seeing essentially little red dots, but just the UV portion, and so the UV is also boosted by the black holes in these sources. So that is one set of theories that it's just basically little red dots. They're little red dots, but in disguise, in hiding. So that seems to be a decent explanation for some subset of sources. So, for example, the most famous one is GNZ 11. It used to be the most distant galaxy for almost close to like 5 to 6 years. That was the most distant galaxy we knew, from 2016 to 2022. So that galaxy looks like it is kind of like a hidden little red dot in that galaxy. It is powered by a massive black hole. Like, there's a variety of lines of evidence that suggest that may be the case. So maybe that is something that's happening, right? It's little red dots all the way, and you're just seeing various incarnations of it. Then there's also the fact that जैसे stars form होते हैं हमारे local universe में, stars form with some particular with some particular, they call this the initial mass function. इसका मतलब है कितने बड़े तारे हैं और कितने छोटे तारे हैं, उनका रेशियो क्या है. अगर आप वो रेशियो लेके अर्ली यूनिवर्स के गैलेक्सीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, so it just doesn't work. So you fall completely short. So one idea is that how stars form itself is very different in the early universe. In these extreme conditions, you have a different ratio of bade tare to chote tare, which will make you look very bright, because the bade tare shine like thousands of light bulbs compared to the chote tare, which are like just one light bulb. And so if you have many of these bade tare, you might not be forming more mass, or you might not have so many more stars, but you shine so brightly. And so that could be one effect that that we are seeing some evidence of. And then finally, another thing is that you could form stars in these very rapid and quick bursts. So इसको bursty star formation कहते हैं, which again is very different from how stars form in the Milky Way. In the Milky Way, stars form more steadily and slowly. लेकिन ये early universe में you can form suddenly thousands of solar masses, sun-like stars in what is essentially one instant. So these are kind of the three ideas, I would say, that जिससे हम ये early galaxies को explain करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनके लिए each of these ideas के लिए हमें मतलब काफी सुराग मिले हैं. And वो जो बाद की later on people can look at कि वो spiral galaxies हैं या elliptical galaxies हैं and things like that, and of course elliptical galaxies को एक लिहाज से कि you can form by colliding galaxies as well. मगर is there something कि ये जो early galaxies में you are multiple ways कि bursty star formation है या different initial mass function है या कुछ, does that lead to sort of इस किस्म की चीज जो है may lead to elliptical galaxies, या इस किस्म की चीज जो है may lead to spiral galaxies? Is there anything, or it's irrelevant क्योंकि we are talking about so early और उसके बाद galaxies merge होंगी, मिलेंगी, and there are whole other local factors that will determine that? Yeah, I would say that, right? It's like हमारे earlier analogy को अगर हम पकड़े, 5 साल का जो बच्चा है वो कुछ भी कर सकता है ना अपने लाइफ से, करियर से. मे बी नेक्स्ट इमरान खान बनेगा, मे बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मे बी दे विल who knows. So it's kind of like that, right? Like there's so many trajectories that are possible depending so we on are जैसे looking आपने so कहा. back कि we cannot really trace that from that perspective. For the most massive galaxies, yeah, they have to become present day ellipticals. So जो मतलब already
within the first billion years, they are already as massive as the Milky Way. They have to, like, end up becoming these very present day elliptical galaxies, as you're saying, जो मतलब हमारे around सबसे जो बुजुर्ग galaxies होते हैं, they have to become them. They have no other choice, right? But for the vast majority of sources, it's very difficult to tell what's going to happen. I You see. can go back and look at some simulations, right? Like we have these Uh, big computer simulations, dark matter halo merger trees. You can go back and query what is going to happen to this galaxy if I only know that it is bright and it exists at this time. And the answer is you can end up like anywhere. You could end up, as a very massive one. You could end up as like a satellite and merge with something else. So yeah, the trajectories are really kind of infinite. All right. Well, so final question. Or वो ये है कि I mean, first of all, I mean, really amazing. I mean, I love talking to you about this stuff, and also, I mean, I don't think it's an exaggeration. Okay, this is right now the most exciting area of astronomy. Okay, this is where so much stuff is happening. Uh, do you have a big James Webb Space Telescope? I mean, I know, okay, like you must have had multiple proposals in right now. Is there a particular project, or is there a particular observation that you are waiting for? कि यार अगर ये आ जाए, like that will really clarify some things. क्योंकि लोगों के लिए, when you write a proposal, you always have to say, okay, well, इस proposal में what do you hope to get out of it, right? Like so is there something that you're looking for अगले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, या so what is the most exciting thing you are waiting for? I think the most exciting thing would be to find. I told you that most of these little red dots and black hole stars, एकदम early universe में form हो रहे हैं. Okay. But even in the very local universe or around us, they might still be there, but they might still be very rare, extremely rare. जैसे मैं बोल रहा था, पूरे sky को अगर survey कर लो, तो maybe handful of those sources मिलेंगे. लेकिन वो handful of sources will be extremely valuable because they're so close by and they're so bright. We can study them at all wavelengths, with all instruments, with all facilities very easily. So I'm hoping that we can take much more data on these local analogs And of there these is very far one, away at galaxies. least, at least there was one, right? Recently, about a few months ago, I think there was a paper on that. Uh, yeah. So I mean, I'm just curious how. I mean, is it coming out of large scale data sets, just Sloan Digital Sky Yeah, Survey, yeah, yeah, something exactly. like that? It's Okay, I it's see. it's big data mining, right? So like at the moment we know of three little red dot like Ah, galaxies which have very similar properties at like redshifts of close to zero. So this wow. is work led by Xiaojing Lin at I believe Tsinghua University in China, and yeah, so she found these three galaxies which are amazing. But those are also like they are little red dots, so they have like some host galaxy, and within that there is the black hole star. So like the light that you're getting is a mixture Right. of both those components. What we would really like is we would really like a redshift zero pure black hole star which is completely outshining its host galaxy. We know two such examples already, but they're far away. So one we have at about 800 million years Big Bang ke baad, and another is about 1 to 2 billion years after the Big Bang. So we want to find one of those today, right now, right here, Right. around us. So that would like be completely like mind blowing. So one of our जो proposals हमने submit किए हैं next year की observations के लिए, we found some candidates that are much closer by at Hmm. like maybe redshift 1.5 or so, which is about a handful of billion years in the past and so on. So we want to like find these pure black hole stars as close to present day as possible, so we can really understand their detailed physics. And so that is the dream. If we could find a redshift, less than one ish black hole star, that'd be really great. That is so cool. Uh, First of all, like good luck with that. I hope you find out, and I'm sure, like we'll find something. And so, and like good luck with all of your projects, all of your travels. I know, okay, you're traveling to a lot of conferences. You're going to India as well.
Hyderabad, like, so that's great. Congratulations, आपके भाई की शादी है, तो like, I'll also congratulations for Thank you that. so much. I'll pass it along. Yes. If you invite, I cannot come, but otherwise I would have loved to come. You're always invited, No, Salman sir. but thank you so much. It's like, it's a pleasure talking to you, and really, congratulations for all the work you have done, and for the future work as well. Thank you so much. It was a great pleasure catching up, and thanks to all the Kainatis for all your support. I just wanted to mention that my mother has watched the previous interview that you recorded of ours, probably like maybe like thousands of times, and all my extended family watches it. They really enjoy this. They're huge fans of you and your channel, and No, thank you so much. I really appreciate it, and thank you. thanks so much.